बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से सिद्धांत एट पॉइंट के इस चैनल में, जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के 2025 एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज जो है। आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं के जो टॉपिक हमने बेसिकली कवर किया है पिछले क्लासेस में, उसके 3 वीडियोस बेसिकली अवेलेबल है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज उन्हीं सभी क्वेश्चन उसी चैप्टर का आज हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम वन वर्ड सेक्शन को प्रीफर करेंगे, जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स 2025 में आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है और ये बहुत फायदेमंद भी होगा। तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। बेटा बहुत ही सिंपल सा चीज है। रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेने वाले पदार्थ की बात करेंगे तो हम लेते हैं जब A प्लस बी रिएक्ट होता है तो क्या देता है, C प्लस डी। और इन सभी के नाम बेसिकली हमें मालूम है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अभिकारक। और जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल। तो अब अगर सवाल में पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, अभिकारक, पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा कौन सा, प्रतिफल। यानी कि पहला का आंसर क्या हो गया, अभिकारक, दूसरे का क्या हो गया, प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को किससे दर्शाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को मान लेते हैं, अगर हमको लिखना है H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, तो यहां पे हाइड्रोजन को हम वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को हम वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, बल्कि क्या लिख रहे हैं, समीकरण में लिख रहे हैं। तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किससे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है रासायनिक समीकरण के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा, यानी कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है इसके जरिए हम इसको दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, रासायनिक समीकरण में तीर संकेत क्या इंगित करता है। तीर संकेत जो है वो इंगित करता है किसको, तीर संकेत जो है वो अंकित करता है प्रतिफल को। और साथ में हम कह सकते हैं अभिक्रिया की शर्तों को भी ये बतलाता है, या अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है, अभिक्रिया की दिशा को। नेक्स्ट बात करें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और के तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली बेटा 5 नंबर का आंसर आप लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का आंसर होगा संतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, संतुलित समीकरण। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बेसिकली बेटा फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा एक चीज पे। अगर हम यहां पे बात करें, जैसे हम लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अभी हम H2 को भी हटा देते हैं और फिर हम चेक करेंगे। समीकरण तो हमारा यही लिखता है कि H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। अब यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, बैलेंस करने के लिए अगर हम यहां पे 2 लगाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो, तो हम यहां पे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब 2 स्थितियां हैं, पहला स्थिति जब H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O था, और दूसरा स्थिति तब है जब 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O था। ये वाला हमारा बेसिकली क्या है, दोनों तरफ से बेसिकली क्या है, संतुलित है। ये समीकरण हमारा दोनों ही तरफ से क्या है, अभिकारक और प्रतिफल से संतुलित है। तो जो संतुलित समीकरण रहेगा उसको बोलेंगे, जो बैलेंस फॉर्मेशन में रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग संतुलित समीकरण, और जो बैलेंस फॉर्मेशन में नहीं रहेगा इसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों और के तत्वों की परमाणु संख्या समान रहती है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे 5 क्वेश्चन का। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, डायरेक्ट जुड़ रहा है। क्या क्या जुड़ रहा है, इसमें बोला जा रहा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके क्या बना ले रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर ले रहे हैं। तो इसमें सीधा संयोजन हो रहा है, और इसलिए ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया।
या फिर इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन हो जाता है, डिस्प्लेस, यहां पे टूट रहा है, डिसोसिएट्स हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे आपके लिए, ये और ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग या वियोग को समझने के लिए फिर से हम एक स्लाइड लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। मैंने क्या कहा? अगर हाइड्रोजन का वियोग या ऑक्सीजन का संयोग, अगर यह कांड होता है, ठीक है, तो यह कहलाएगा ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीकरण। लेकिन अगर हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का हो जाए वियोग, तो यह क्या कहलाएगा बेटा? यह कहलाएगा अवकरण। या क्या क्या ये क्या कहलाएगा? अवकरण। और यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इस कंसेप्ट को अगर हम इंप्लीमेंट करें अपने पिछले क्वेश्चन में, तो हम क्या देखते हैं बेटा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यहां पे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग होना ही क्लियरली है ये बताने के लिए कि जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वही अगर हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया के बारे में बात किया जाए, तो इसको बेटा क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये अभिक्रिया कैसी है? अवकरण अभिक्रिया, इसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयन जो है वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया होगा ये? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं। और देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन हमारा जो है, ये वाला भी स्क्रीनशॉट बेटा ले लेंगे, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अवकरण किसे कहते हैं, या इक्वेशन के बेस्ड पे तो क्वेश्चन ये आना ही आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए, बोर्ड में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बहुत मींस बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। देखिए सिंपल चीज है, इस तरह से रहेगा। तो ऐसे, अब ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं बी ज्यादा रिएक्टिव है किससे? ए से। बी ज्यादा रिएक्टिव है किससे? ए से। तब क्या होगा? तो बी जो ज्यादा रिएक्टिव है ये क्या करेगा? ए के प्लेस पे आ जाएगा और ये फॉर्म करेगा बी ए। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? बी ए। अब सवाल उठता है तो फिर ए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ए जिस जहां पे पहले बी था वहां पे जाके ये चला जाएगा। अब देखिए यहां पे विस्थापन कितने में हो रहा है? पहले में भी हो रहा है और दूसरे में भी हो रहा है। जब दोनों में इस तरह के विस्थापित हो जाए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशीलता तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, मतलब अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। देखिए अगर अम्ल और क्षार आपस में मिल जाएं तो एसिडिटी और बेसिसिटी ये दोनों न्यूट्रल हो जाता है, और ऐसी अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर आप इसको उदासीन अभिक्रिया कह सकते हैं। आप इसको उदासीन अभिक्रिया भी
कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कौन सी अभिक्रिया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे 13वां नंबर, 14वां नंबर और 15वां नंबर, ये तीनों ही अभिक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पे 13 नंबर क्वेश्चन में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना सबसे पहले तो एक ऑप्शन हो सकता है इसका उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये एक ऑप्शन हो सकता है ये उष्माक्षेपी, और दूसरा ये हो सकता है ये उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो या तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी, और या फिर अगर ऑप्शन में उपचयन रहे तो उपचयन को आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन कौन सी अभिक्रिया है? तो यहां पे देखिए ये जितने भी तरह की अभिक्रिया यहां पे देखना है, ये सभी बेसिकली इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, भोजन का पचना जहां पे उष्माक्षेपी और उपचयन था, वहां पे रेस्पिरेशन में कौन सी अभिक्रिया होगी? ये भी एक उपचयन अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई? इसको भी हम लोग उपचयन अभिक्रिया के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? देखिए सबसे पहले तो ये एक अभिक्रिया हो जाएगी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, इसको हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन, सॉरी नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसका आंसर देखिए पहले से क्या हुआ है, कोयला हो गया है बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ, और चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 हो गया हमारा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार आप मार्क कर लेंगे, इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप बेसिकली ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 हो गया। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। इसके अलावा ये रिएक्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयरन और कॉपर है। आयरन बेसिकली क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है यानी कि आ रहा है विस्थापित कर रहा है, इसलिए अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और यहां पे देखिए मैंने कितनी बार एग्जांपल लिया है, H2 + O2 क्या बन रहा है, H2O, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? फिर से चले जाइए उसी पॉइंट पे, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीकरण। अगला बताया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब होता है कमी होना, कमी हो रही है, तो क्या कहलाएगा ये, अवकरण। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, यहां पे देखिए पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहां पे देखिए सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बैरियम को, बैरियम सोडियम की जगह पे आ रहा है, दो बार विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा बात करें यहां पे, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और एक ही बार हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया H2 है। यहां पे देखिए ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, और हाइड्रोजन बेसिकली क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन में कमी, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये किसको इंगित करता है, दोनों तरह की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपकरण, और जिसमें दोनों होगा वो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 25 का आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम आगे बढ़ते चलते हैं। याद रखिए बच्चों, ये एग्जाम के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे बेटा, और आप लिख के ले लो, क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं जाएंगे। 26 नंबर में समीकरण यहां पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट साथ में था और यहां पे ये टूट गया, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, वियोजन हो रहा है इसमें, है ना, डिसोसिएशन हो रहा है, अलग हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन। क्या बोलेंगे इसको, अपघटन अभिक्रिया जो है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको वियोजन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं इसको जो है, इसको वियोजन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसके लिए आप लिख सकते हैं सीधा फोटोसिंथेसिस।
जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की वो क्रिया होती है जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अब पौधे और इंसानों के बीच का जो है आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वायुमंडल में बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड H2O, कैल्शियम ऑक्साइड H2O, और यहां पे दोनों एक साथ जाके क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन। ठीक है, पीएच वैल्यू ब्लड का, ब्लड का अगर आपसे पीएच वैल्यू पूछा जाए, एक बात बताइए, ब्लड का पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, अम्ल होता है, भस्म होता है, क्षार होता है, कैसा होता है या बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल होता ही नहीं है कुछ, इसमें जो है ये न्यूट्रल है, ना तो इसमें एसिडिटी है, ना मतलब ना तो इसमें अम्लता है, ना ही इसमें क्षारीयपन है। कितना होता है, 7.4। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 7.4, कुछ बच्चे 7.6 बता रहे हैं। जाहिर सी इसका आंसर 7 पॉइंट कितना होगा, 7.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। जल का एक अणु H2O, हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1, 2:1। ठीक है, चलिए 30 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर अंक प्राप्त करने, 400 से ज्यादा अगर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पे आना है। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस दिए गए हैं उनको आप देखिए, और उसमें जितने भी तरह के दिए गए ऑब्जेक्टिव है आप उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि ये टेस्टेड नहीं है, पूरी तरह से क्लासरूम में टेस्टेड है। जितने भी तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं क्लासरूम प्रोग्राम से ही कई सारे बच्चे बेसिकली बेहतर रिजल्ट लेके निकले हैं। ठीक है, तो आपको हम पे भरोसा करना होगा। आप अगर हम पे भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली हम आपके भरोसे के तोड़ेंगे नहीं, आपके भरोसे को, और एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर रिमार्क सेट करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड, देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है कैसा, पीला। कैसा होता है, पीला। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में होता है खट्टा। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को, इसके लिए याद रखिए अनील की छलनी। और से बेसिकली क्या हो गया, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, अक्षौ से ले लीजिए क्षार, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा, याद रखिएगा। तो पूछ रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल कर देगा। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है कौन, हाइड्रोजन आयन जो भी देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। नींबू तथा संतरा में क्या पाया जाता है, नींबू तथा संतरा में अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल, अगर पूछ देगा कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं इसमें, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, कि अगर अम्ल, अम्ल के बारे में पूछे तो औ से हो गया अम्ल, आपका जो है अम्ल क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। क्षार क्या करेगा, अगर क्षार रहा तो छाव की जगह पर जा। आज बेसिकली सही से काम करने में दिक्कत हो रहा है। क्षार बेसिकली लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, ये याद रखना है, अम्ल नीला को लाल करेगा, क्षार जो है वो लाल को नीला करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में बेसिकली जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, लैक्टिक अम्ल। पूछेगा टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटी के डंक, इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं।
इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? अगर फॉर्मिक अम्ल का, ये बेटा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक काम कीजिएगा आप, इसको करके बताइएगा हमको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ना जरूरी होता है। यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का नाम। यहां तक आपने देखा कि लाल चींटी के डंग में बेसिकली कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मैं लास्ट में बता दूंगा, बट तब तक मैं कमेंट बॉक्स में वेट करता हूं आपका कि आप बेसिकली क्या बताते हैं। एक और आता है एसिडिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसिडिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। मैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं इसे बता दूंगा दोनों का नाम, बट कुछ वर्क आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, 43 का आंसर अगर आपसे पूछे कि लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, देखिए सिंपल चीज है, लाल लिटमस पत्र को याद कीजिए, अनिल की छलनी, और से क्या होता है? अम्ल। तो 43 आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल। 44 क्षार का पीएच मान क्या होता है? 44 क्षार का पीएच मान क्या होता है? क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। 7 से क्या होता है? 7 से अधिक। ठीक है, इसके अलावा पूछे अपच का उपचार किस लिए किया जाता है? किससे किया जाता है? सॉरी, किससे नहीं, किसके लिए नहीं, किससे किया जाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग प्रति अम्ल। देखते हैं ना, बरात रात में गए, ज्यादा खा लिए तो बेसिकली क्या हो गया? एसिडिटी हो गई, गैस आ गया, है ना, गैस भर गया पूरी तरह से, है ना, डकारे ले रहे हैं आप जो है, तो इसके लिए क्या करते हैं आप? बेसिकली जो है इनो प्रीफर करते हैं। इनो में क्या है? एंटासिड है। या फिर कोई दवाई प्रीफर करते हैं गैस की, एसीलॉक हो गया, पेंटोप्राजोल से रिलेटेड पेन 40 वगैरह जो भी प्रीफर करते हैं, उन सभी में क्या होता है? उन सभी में बेसिकली एंटासिड होता है, यानी कि प्रति अम्ल होता है, जो हमारे पेट में बन रहे हैं अम्ल को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, और फिर हम रिलैक्स फील करने लगते हैं। ठीक है, इनो झट से काम 2 सेकंड में या 6 सेकंड में, जो भी होगा पता नहीं। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 41 का आपका होमवर्क मिला हुआ है, होमवर्क नहीं बेसिकली कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, जिसके मैं बाद में चर्चा करूंगा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वे होते हैं। 43 लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, कौन सा अम्ल? लग नहीं रहा है मैंने ये गलत बताया? लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, छलनी मैंने बनाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? लाल लिटमस पत्र को जो नीला बनाएगा वो अम्ल नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्षार। ठीक है, नीले को लाल बना दे बेटा तो क्या कहलाएगा? वो अम्ल। और लाल को नीला बना दे क्या कहलाएगा? क्षार। इसके अलावा क्षार का पीएच मान क्या होता है? मैंने बता दिया, 7 से अधिक। 7 से अधिक, याद रखना, 7 से अधिक रहा, 7 से अधिक रहा तो वो कहलाएगा क्षार, और 7 से कम रहा तो वो कहलाएगा अम्ल। ठीक है, अपच का उपचार किससे किया जाता है? मैंने पहले ही कहा है, अपच का उपचार जो है वो किससे किया जाता है? अपच का उपचार एंटासिड से किया जाता है। किससे किया जाता है? एंटासिड से किया जाता है। ठीक है, बैटरी डाउन हो रहा है, फटाफट देखते हैं, 45 ज्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होती है? यह सीधा सा चीज है, लैक्टिक अम्ल। हमारे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जलता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जम जाने से बेसिकली हमारे मांसपेशियों में बेसिकली तेज दर्द होता है। लैक्टिक अम्ल, LACTIC, लैक्टिक एसिड, है ना, मांसपेशियों में जमा होने के कारण क्या होता है? बहुत तेज दर्द होती है। इसलिए जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, जो रनर होते हैं, बेसिकली दौड़ते वगैरह हैं, वो क्या करते हैं? वो रुकते तुरंत नहीं है, वो क्या करते हैं? मांसपेशियों को मूवमेंट रखते हैं, है ना, मांसपेशियों में मूवमेंट लगातार देते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मांसपेशियां उनकी फ्रेश हो जाती है और फिर से सब कुछ सही हो जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 5.4 होता है। कितना होता है बेटा? 5.4 अम्ल वर्षा का मान। ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी एसिडिक नेचर इसका होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं पानी में नहाइए ठीक हो जाएगा, घमौरी ठीक हो जाएगा, है ना, सुंदर बन जाइएगा। गलतफहमी में पाले हुए हैं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। गलती से अम्ल का मान बढ़ गया ना तो पूरा शरीर पे फोफला पड़ जाएगा जो है। ठीक है, स्पेशली लड़की लोग ध्यान से देना चाहिए। चूना जल का पीएच मान कितना होता है? अगर चूना जल का पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया जाए, बेटा चूना का पीएच मान, चूने जल का पीएच मान कितना होता है? चूने जल का पीएच मान कितना होता है? 11 होता है पीएच मान। इसके अलावा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है बेटा। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान जो हम लोग पीते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान बेटा कितना होता है? 7। 7 से थोड़ा कम होता है जो हम लोग पीते हैं। और जल में इसे क्षार कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर जल में घुलनशील भस्म जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार। अब देखिए 2 सवाल आपके सामने था, जिसको बेसिकली हमने आपके लिए छोड़ा था कि आखिर वो 2 सवाल कौन कौन से। दोनों सवाल जो है वो आईयूपीएसी नाम से, आईयूपीएसी से रिलेटेड थे। पहला सवाल था आपका फॉर्मिक अम्ल का जो है आईयूपीएसी नाम वो क्या है, और दूसरा सवाल था आपका एसिटिक अम्ल का जो है आईयूपीएसी नाम क्या है। देखिए
फॉर्मिक अम्ल का अगर बात करें तो फॉर्मिक अम्ल, मैंने देखा सोचा कि बहुत सारे बच्चे बताएंगे इसमें, बट किसी ने बताया नहीं। फॉर्मिक अम्ल जो होता है बेटा बहुत ही सिंपल सा है, याद रखिएगा इस चीज को, आईयूपीएससी नाम से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना बेटा, फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, इसको हम लोग मैथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। और एक और था हमारा एसिटिक एसिड का जो है आईयूपीएससी नाम क्या था? तो अगर एसिटिक एसिड का आईयूपीएससी नाम अगर आपसे पूछा जाए तो एसिटिक एसिड का आईयूपीएससी नाम क्या होगा बेटा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, बिल्कुल सही है, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक एसिड का जो, एसिटिक एसिड का, थोड़ा बोर्ड लैग कर रहा है, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। एसिटिक एसिड का जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक। आज बोर्ड में समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही है, समस्या से घबराना नहीं है बेटा, चलते रहना है, समस्याएं तो आते रहेंगी, है ना, रुकना नहीं है। इसको एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, हमारे 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो पूरा हुआ फाइनली। और काफी दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं, समझ सकते हैं बेटा, आप लोग को परेशानी तो हो रही होगी, आप लोग को लग रहा होगा कि ये वीडियो इतना गैप में क्यों चल रहा है, इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। तो बट टेंशन नहीं लेना है, प्रॉब्लम तो आते रहेगी जिंदगी में, जो है आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी, अगर हम प्रॉब्लम का बहाना बनाएंगे तो फिर आगे कैसे चलेंगे। आपके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चन के साथ। इस बार क्वेश्चन का डिस्कशन जो होगा वो फिजिक्स सेगमेंट से होगा। और अब बेसिकली हम जो टारगेट लेके चलें, क्योंकि 6 महीने बचे हुए हैं बेसिकली एग्जाम में, तो इन 6 महीनों में करना क्या है, इन 6 महीनों में हमें बेसिकली जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, क्योंकि 50% का जो मार्क्स है वो कौन कैरी करता है, वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन कैरी करता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैं अब इन सबों पर बेसिकली ऑप्शनल वाइज, यानी कि 4 ऑप्शन भी आपके पास रहेंगे। और आगे से आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं, बेसिकली ऑप्शन के आंसर दे सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा पता चलेगा ना कि हमारे बच्चों की तैयारी कैसी है, ठीक है। और निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे आपके बेहतर के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप हमें अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।